वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग के अभी जो सीरीज चल रहा है वो हमारा सीरीज चल रहा है साइंस का। जितने बीपीएससी के द्वारा जनरल साइंस का जो सवाल पूछा गया है दोस्तों, उसका हम लोग सीरीज कर रहे हैं। तो ये सीरीज मेरा पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 4 में हम लोग दोस्तों जितने भी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सवाल बीपीएससी के अपने पिछले एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, उसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इससे पहले कि चैनल पे दोस्तों जितने भी मेरा केमिस्ट्री था उसका सारा का सारा मैंने करा दिया। उसके बाद जितना फिजिक्स था दोस्तों साइंस का, वो सारा का सारा कवर करा दिया। इसके बाद जो ये आज का क्लास होने वाला है, इसमें टोटल का टोटल बायोलॉजी का सवाल हम लोग का लगभग 125 से 130 क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, इससे पहले अगर कि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें और कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो आराम से जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आराम से वहाँ से जाकर वो दोनों वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि पता होगा ये तीनों, जैसे कि आज ये जो सीरीज खत्म होगा दोस्तों बायोलॉजी का, ये जैसे ही मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म होगा उसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगा वो मिक्स क्वेश्चन का होगा दोस्तों, जिसमें कि तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर की हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अगर कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर दे आने वाले पल पल के अपडेट के लिए। तथा एक और बात बताना चाहते हैं, अगर कि और जैसे कि और भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखना है प्रीवियस ईयर का, तो ऑलरेडी चैनल पे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ईवीएस का हो गया, सारा का सारा वीडियो जितने भी बीपीएससी के द्वारा पिछले एग्जाम में पूछा गया सवाल है सबका मैं वीडियो क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्तों। जाकर उस चैनल पर आप लोग आराम से आप लोग देख सकते हैं। ये सबका ऑल इन वन यानी कि एक क्लास में सारा का सारा कराया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बायोलॉजी के मेरा पहला क्लास में दोस्तों यहाँ पे आते हैं, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी दोस्तों। तो जो पुस्तक है मेरा दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो लिखा था मेरा डार्विन ने। तो डार्विन ने ही दोस्तों एक थ्योरी दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त मेरे, 2017 बीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका पचा यानी मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है दोस्तों। तो किसका करता है? वो मेरा करता है कार्बोहाइड्रेट का, आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि एक और बात पता होना चाहिए, जो इंसुलिन होता है दोस्तों अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तथा जो ग्लूकोज है इंसुलिन के द्वारा या ग्लाइकोजन में बदला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है दोस्तों। ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है। पेनिसिलिन, ऑप्शन जैसे कि नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें जैसे कि मान चलिए जो ये पेनिसिलिन दिया गया है ऑप्शन ए में, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों ही एंटीबायोटिक है मेरा। तो इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। तो जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है वो है मेरा चावल, राइट आंसर होगा। चावल में आपको पता होना चाहिए जो 90% जो होता है कैलोरी का, मतलब ऊर्जा का, वो मेरा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्त। मेरा अगला सवाल यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर कि कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, यानी कि कीट संवर्धन उसको बोला जाता है। ठीक, अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है दोस्तों। तो ये सब लोग जानते हैं, जो आनुवंशिकता का विचरण होता है, यानी कि जो जेनेटिक होता है मेरा, उसी में अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं बिना किसी की सहायता से, बिना कोई पेड कोर्स के, उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा संजीवनी लेकर आ गया है दोस्तों कि मात्र इसको पढ़ने मात्र से ही उनका परीक्षा का लेवल बहुत ही बहुत बच्चों से आगे हो जाएंगे दोस्त। जिसमें हमको जो रेडी किए हैं ये प्योर जो बीपीएससी का पीआरटी का सिलेबस है दोस्तों, उसको देखते हुए रेडी किया गया है। इसमें टोटल का टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हो सकते हैं पीआरटी एग्जाम के लेकर दोस्तों, सारा का सारा मैंने इसमें कंपाइल किया गया है। जिसमें आपको मिलेगा, इसमें कंटेंट क्या मिलेगा, यानी कि सिलेक्शन किट में दोस्तों, उसमें से क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक का जो बिहार सरकार अपने स्कूलों में पुस्तक पढ़ाती है उसका समरी मिलेगा वन लाइनर में। अगर किसको देखना है तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड है, जैसे साइंस का हो गया, ज्योग्राफी के हो गया और हिस्ट्री का हो गया, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स का जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
हो गया, पॉलिटी हो गया, सबका मैं समरी दूंगा। उसके बाद बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं सबका सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ दो टाइप से दूंगा, एक मैं दूंगा केवल प्रैक्टिस के लिए और दूसरा दूंगा मैं विद आंसर, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करवाएंगे। जैसे उसके बाद जो बीपीएससी का जितने भी मैथ का प्रीवियस ईयर है दोस्तों, सारा का सारा सोल्यूशन और क्वेश्चन दोनों साथ में मैं दूंगा कि ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख सकें। अगला जो दूंगा दोस्तों 2022 और 23 का मोस्ट 500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं आपका टीआरई एग्जाम के लिए, उसको मैं कंपाइल किया हूं दोस्तों। अगर कि आप लोग इसको लेना चाहें तो जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि अभी इस पर 25% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको मात्र 299 रुपये में ये सारा चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। इसको कवर करने के लिए आपको मात्र 120 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 100 से 120 घंटे में ये सारा का सारा फुल कवर आप सिलेबस पीआरटी का कर सकते हैं। ठीक, तो जिसको भी चाहिए ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वहाँ पर सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने वीडियो मेन मुद्दे की ओर। मेन मुद्दा मेरा ये है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग शायद 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों। एक सेकंड, जैसे कि क्वेश्चन आ जाना दीजिए। 6ठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्त की जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो ये तो हम लोग कर लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कि क्या है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो सबको पता है जो भ्रूण को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है, यानी कि पराध्वनिक तरंगे के द्वारा हम लोग उसको जान सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है मेरा यहाँ पे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हम लोग को जल्दी से कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है दोस्तों, तो कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, वो है मेरा सेब। आप लोग याद रखिएगा, जो सत्य फल और असत्य फल होते हैं जो दोस्तों याद रखिएगा, जिसका निर्माण अंडाशय में होता है वो सत्य फल होता है, और जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा कहीं और होता है, इसमें मतलब कोई और चीज़ भाग लेते हैं, उसको हम लोग असत्य फल बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। असत्य फल में आपका आता है एक सेब आता है, फिर उसके बाद काजू आता है और नाशपाती आता है। ये सब भी सवाल पूछा जा सकता है, आप लोग कुछ भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों, तो जो लौंग मेरा प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से। ठीक, अगला सवाल है लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों, तो सेम एजुकेशन मेरा यानी फूलों की कली से ये प्राप्त होता है। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्त की अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर है देख सकते हैं पादप कली है। पादप कली क्या है दोस्तों, तो वह एक भ्रूणीय टहनी है। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम क्या कहा जाता है, तो उनको जो कहा जाता है दोस्तों उसको कहा जाता है हैलोफाइट। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर क्वेश्चन की ईईजी जो होता है दोस्तों किसकी निगरानी में किया जाता है, निगरानी के उपयोग के लिए किया जाता है दोस्तों, तो जो जो हमारा संबंधित है वो मेरा संबंधित है दोस्त मस्तिष्क से। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। अब एक जो ईसीजी होता है दोस्तों वो मेरा या हृदय से संबंधित होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोनों में सवाल भर भर के सवाल मिलेंगे आपके परीक्षा में। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पसंद आ रहा है। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर फीडबैक में बताएं दोस्तों, तथा जो भी आपका डिस्कशन हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। और अभी तक जल्दी से लाइक नहीं किया तो फट से वीडियो को आप लोग से बस एक लाइक तो ही मांग रहे हैं आपसे। लाइक करने में कंजूसी नहीं किया कीजिए आप लोग, जितना हो सके जल्दी से एकदम लाइक का बटन दबाइए उसको। ठीक, अगला सवाल है दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो कौन सा विकिरण है, वो मेरा ऑप्शन नंबर है इंफ्रारेड, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है दोस्तों, तो जो सबसे ज़्यादा विविधता का कारण है परिवर्तन है मेरा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था दोस्तों, तो जो आधारित था मेरा वो आधारित था लैंगिक जनन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों, तो अगर साधारण तौर पर अगर कोई नॉर्मल किताब में देखिएगा दोस्तों तो उसमें बताया रहेगा कि जो ये डीएनए खोज किया था वो जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था, जो कि थोड़ा सा गलत चीज़ है। आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो मतलब धारणा ये बनाया जाता है कि जो वाटसन और क्रिक थे दोस्तों, इन्होंने
डीएनए की सर्वप्रथम खोज की थी, जबकि जो इसका एक्सरे का विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में इन्होंने जो खोज किया था, ये दोनों वैज्ञानिक ने, वो ड्यूक कुंडलिक डीएनए का खोज किया था दोस्तों, ठीक है। और इसका जो सर्वप्रथम खोज हुआ था 1869 ईस्वी में खोज किया था, जिसका जो एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर, उन्होंने ये खोज किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2018 में जो बीपीएससी के द्वारा राइट आंसर लिया गया था दोस्तों, वो लिया गया था मेरा ई राइट आंसर होगा, ठीक। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। वाटसन और क्रिक क्या किए थे, जो डीएनए का ड्यूक कुंडलिक संरचना होता है उसको खोज किया था, वो भी एक्सरे के माध्यम से, ठीक। उसके बाद जो इसका ओरिजिनल खोज हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1869 ईस्वी में मिक्सचर के द्वारा। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दोस्त की जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकी लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो कौन सा उत्तरदायी होता है, वो मेरा उत्तरदायी होता है डीएनए, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, किस रूप में जमा होता है, तो वो जमा होता है मेरा ग्लाइकोजेन में। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में 2/3 पानी होता है, यानी कि लगभग 70% जो होता है पानी होता है बॉडी में। अगला सवाल है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे, निम्नलिखित में से विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो ये तो बच्चों जानता होगा कि के हो जाएगा विटामिन इसमें, ठीक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सेम एज क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 10 करोड़ का है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं किस विटामिन को अंगो कैल्सियोफेरोल बोला जाता है। इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम दिया गया है और उसका बताना है कौन सा विटामिन। तो विटामिन ये D2 का कहा जाता है। कितने लोग को ये क्वेश्चन पता था, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताया कि हमको पता था, ठीक। अगला सवाल है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है दोस्तों। तो जो कहाँ भंडारित होता है, वो होता है यकृत में, याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्त की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा यहाँ पे हमारा सही सुमेलित नहीं है दोस्त, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेरा टोकोफेरोल बेरी। तो जो बेरी होता है दोस्तों, वो विटामिन बी की कमी से होता है दोस्त, ठीक है। और जो ये टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल विटामिन ई को बोलते हैं, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्त यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है दोस्त। तो सही सुमेल कौन सा नहीं है, यानी कि जैसे कि विटामिन डी में देखिएगा तो उसमें तो यकृत तेल में जो होता है विटामिन डी होता है, विटामिन ई गेहूं में भी पाया जाता है, ये भी सही है। और जो के है दोस्तों एल्फाल्फा में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा नहीं मेरा पूछ रहा है, तो नहीं के स्थान पर कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि संतरा में भी, जैसे देखिए संतरा में जो मुख्य रूप से जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन बी भी उसमें कुछ मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, ठीक। सॉरी, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको क्या बोला जाता है। तो जिसमें कोबाल्ट होता है दोस्तों वो बोला जाता है B12, राइट आंसर होगा मेरा। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है, कितना खून होता है। तो 5 से 6 लीटर। अपने खून को किसी को पीने मत दीजिएगा। आई होप कि मैं क्या बोला आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्त। अगला सवाल है कि आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो किस में संगत होना चाहिए, यानी कि RH कारक में, RH फैक्टर जो बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो जो रक्त दाब मेरा मापता है दोस्तों, वो मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो मतलब नॉर्मल रक्तचाप होना चाहिए दोस्तों 120/80 होना चाहिए, ठीक। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। तो कितना होता है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी 1200 cc मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। तो कौन सा है दोस्तों, इंसुलिन मेरा एक प्रोटीन है, आप लोग याद रखिएगा दोस्त। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि
महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है दोस्तों? जो महिला सेक्स हार्मोन है वो है मेरा एस्ट्रोजन, याद रखिएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन है दोस्त? वो मेरा हार्मोन है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, ये देखिएगा, ऐसा सवाल ना आपके शिक्षक बहाली में एकदम छपेंगे सवाल, जाइएगा आप देखिएगा, ओ ये तो सर एसएच क्लासेज वाले सर बताए थे कि ये होगा, इसीलिए मैं इसको पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं फिर भी जो भी प्रीवियस वाले क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आप अगर ये सब वीडियो एक बार देखे रहिएगा ना तो वहाँ पर जाइएगा तो तुरंत आपको जैसे ही देखिएगा कि हार्मोन आयोडीन मिली होती है, जैसे ही हमें बताए होंगे, तुरंत और दिमाग में आपको वहाँ पर हिट होगा और सही आप करके सवाल को आगे बढ़िएगा। ठीक है दोस्त, जैसा कि सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है दोस्तों? तो कौन सा में होता है? वो होता है मेरा थायरोक्सिन हार्मोन में। अगला सवाल है कि पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, तो कहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्रंथि? वो होता है दिमाग में। ठीक है, इसीलिए दिमाग में कुछ भी न भर के रखिए। ठीक, ये सब मजाक था। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है दोस्तों? तो वो होता है मेरा क्लोरोप्लास्ट में, याद रखिएगा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद यानी कि मतलब प्रोडक्शन क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण बनता है उसके बाद क्या मिलता है? तो वो मिलता है मेरा ऑक्सीजन, जिससे हम लोग जीवित हैं, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिस दिन ऑक्सीजन मिलना बंद है उसी दिन खैर सब कुछ बंद है। अगला सवाल है 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है दोस्तों, क्या चीज़ को बदलती है? एटीपी में, वो बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में बदलती है सौर ऊर्जा में। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पे कोशिका का शक्ति स्रोत होता है दोस्तों, तो कौन सा होता है? वो होता है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो सवाल इतना बार सवाल में पूछा गया है ना, मतलब परीक्षा में पूछा गया ना कि क्या ही बताएं हमें, कितना बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण हमारा बीज में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है दोस्तों? तो कौन सा प्रतिजैविक है? तो अगर आप देखिएगा ऑप्शन में तो अल्फा गुआनिडिन ये भी एक प्रतिजैविक है, तथा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोरेम्फिनोकॉल ये जो भी लिखा हुआ है वो भी एक प्रतिजैविक है दोस्तों। तो इसका जो राइट मेरा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला सवाल है जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। जो ये दोनों रोग है दोस्तों वो पानी के कारण होता है। मैं भी मतलब गंदगी करके पानी, थोड़ा सा पानी जिसमें किसी चीज़ का कमी होता है यानी शुद्ध पानी नहीं होता है, उसको अगर आप पीजिएगा तो टाइफाइड और कॉलेरा हो सकता है दोस्तों। जो ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि जो टाइफाइड का कौन सा जीवाणु से होता है? तो आप लोग जीवाणु का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि सल्मोनेला ये टाइफी एक मतलब जीवाणु होता है, उसके कारण होता है मेरा टाइफाइड होता है तो दोस्तों। ठीक है, और जो कॉलरा होता है दोस्तों विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो एल्फा टॉक्सिन द्वारा जो प्रभावित होता है वो मेरा प्रभावित होता है यकृत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है दोस्तों? तो जो लिम्फोसाइट का वो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में मेरा लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। कहीं कहीं इसका आंसर जो लिम्फोसाइट का होता है दोस्तों निर्माण कुछ मात्रा में थाइमस ग्रंथि में भी होता है और अस्थि मज्जा में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, सॉरी एक सेकंड, आपको देखने को मिला उपयुक्त में से एक से अधिक भी, तो हो सकता है ये भी सही हो ये भी सही हो, और जिसमें 4 आंसर देते हैं उसमें तो दोस्तों ये मेरा सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 आंसर है तो जो सबसे सटीक उत्तर मेरा सही होगा, क्योंकि अस्थि मज्जा में और थाइमस ग्रंथि दोनों में होता है, इसलिए मेरा उपयुक्त में से एक से अधिक ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला जो सवाल है मेरा कि ऑन्कोजीन संबंधित है, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो मेरा कर्क रोग से संबंधित है, यानी कि कैंसर से संबंधित है यहाँ पे। अगला सवाल है दोस्तों कि
जैसे कि 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर मैं कर देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग देख सकें कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है दोस्तों। तो जो रेडियो समस्थानिक प्रयोग किया जाता है वो कोबाल्ट 60 का ही प्रयोग किया जाता है और फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है दोस्तों। तो वो है मेरा आयनीय विकिरण, याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। तो वह कौन सा है दोस्तों, मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है दोस्तों। तो कौन सा नियंत्रित करता है, तो वो मेरा नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर का तापमान होता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, जैसे कि यही बताएं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ अगर दोस्त चलेंगे तो 54 जैसे कि देख सकते हैं, अगर कि आपको भूख प्यास लग गई हो तो आराम से जाइए, पानी पीजिए और तुरंत आगे बैठ कर ये वीडियो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके TRE एग्ज़ाम के लिए। तो अगर कि आपको बिहार में शिक्षक बनना है, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये तो वीडियो कंप्लीट करना ही होगा आपको। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है दोस्तों, कैसे होता है, वो मेरा होता है यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा एक सेकंड और ऊपर थोड़ा सा करना चाहूँगा। तो ये जो विचरण कैसे होता है दोस्तों, वो मेरा होता है जीन के संबंधी ब्लीडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया। तो ये जो अंतःपात्र में बनाया था दोस्तों, वो बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं दोस्त कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया है दोस्तों, ऑर्डविन कार्लसन को दिया गया। ठीक, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ अगर देखते हैं दोस्त कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है जिस दिन हमारा बाल दिवस होता है, यानी कि 14 नवंबर को राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हैं वो क्या कहा जाता है। जो सबसे छोटी जीव है दोस्तों वो बोलते हैं इनको माइकोप्लाज्मा, जो कि स्वयं प्रजनन करने में समर्थ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है दोस्तों। तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, वो मेरा वायरस यानी कि विषाणु राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है दोस्तों। तो किसके प्रतिरोध के लिए, वो है मेरा HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो ये जो हुआ था मेरा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले जो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये किया था, तो वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका के जो सर्जन थे। इन्होंने पहला मानव हृदय का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ये तो बच्चों बता देगा कि जीवाणु की खोज कौन किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। असली तो मजा तब है कि जो कोई बता दे कब किया था। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कब किया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो कब किया था दोस्तों वो 1676 ईस्वी में किया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है वह क्या है दोस्तों, वो है मेरा बैक्टीरिया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल मेरा है यहाँ पे कि कणीय तत्व क्या है दोस्तों। कणीय तत्व क्या है, वो मेरा एक वायु प्रदूषक चीज़ है। ठीक, अगला सवाल है कि वैस्कुलर जिसे संवहनी बोला जाता है पौधों में पानी ऊपर किससे आता है दोस्तों। तो किससे आता है पानी ऊपर, जाइलम टिश्यू से आता है, आपको सबको पता है। पौधे में जाइलम का काम होता है सारे जगह पे पानी को पहुँचाना। अगला सवाल है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का
जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों कितना होता है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर मेरा होता है वो 36.9 डिग्री सी होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ये तो सब बच्चा वाला सवाल है कि सर्वदाता वर्ग में रक्तदाता का ग्रुप कौन सा है, यानी कि जो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि मेरा वो ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है दोस्तों। अगला है कौन सा जो सबसे ले सकता है उसको बोलते हैं ए बी, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में मिलने वाला अगर कोई ब्लड ग्रुप है दोस्तों तो वो है मेरा ए बी, याद रखिएगा। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, हड्डी के अध्ययन को, स्केलेटन के अध्ययन को, ठीक। अगला सवाल है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं दोस्तों, तो कितनी जोड़ी निकलता हैं, तो वो निकलती हैं 31 जोड़ी, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71 की मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों, तो जो 2 बार विकसित होते हैं वो हमारा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। और जो 12 दांत होते हैं दोस्तों वो मात्र 1 बार विकसित होते हैं, ये भी याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो बताओ कि तुम्हारे दोस्त की खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, तो तुम्हारे दोस्त की खोपड़ी में 28 हड्डियां हैं, ठीक। ये भी याद रखिएगा। जो शरीर में होता है टोटल हड्डियों की संख्या 206 होता है दोस्तों, तथा कपाल में जो हड्डियों की संख्या होता है वो 8 होता है। उसके बाद एक मुख में जो हड्डी का पूछा जाता है 14 होता है, जिसको चेहरा में भी बोलते हैं कि चेहरा में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 14 होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर 73 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कौन सी हड्डी होती है, तो वो एक बहुत ही ठोस हड्डी होती है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल अगर के देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होता है मेरा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगला सवाल है दोस्त, यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा एक सेकंड। 75 नंबर क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों अवशेषी अंग नहीं है दोस्तों, तो जो अवशेषी अंग नहीं है दोस्त वो है मेरा सामने चपटे क्रीदंत, जिसको बोलते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग अगर के आप बताना चाहें, अवशेषी अंग दोस्तों ऐसे अंग को बोला जाता है जो कि पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, प्राचीन काल में जो लोग होते हैं दोस्तों, कि उस ज़माने में उस चीज़ का काम होता था और वर्तमान जीवन में जो अभी हम लोग जीवन जी रहे हैं उसमें उसका काम नहीं है। करके इसका एक उदाहरण देखें तो जो हमारे शरीर में अपेंडिक्स पाया जाता है दोस्तों, अपेंडिक्स का जो मुख्य काम था, जो पुराने ज़माने के प्राचीन काल में लोग होते थे, वो जो कच्चा मांस खाते थे जानवरों का, तो कच्चा मांस जो जब खाते थे तो उसको पचाने में जो हमारा जो अपेंडिक्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये काम करता था। लेकिन जो वर्तमान काल में है सारे लोग पका हुआ भोजन खाते हैं, जिसकी वजह से अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। ये अपेंडिक्स को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं के पूछ रहा था, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है क्रीदंत, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है, कौन सा उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो वो उत्तरदायी होता है मेरा एंजाइम, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है जो कि चमड़ा के लिए स्वास्थ्य जरूरत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी मेरा राइट आंसर होगा। विटामिन सी खाने से आप एकदम गोरे और चमकदार नजर आएंगे, क्योंकि आपका स्किन एकदम साफ रहेगा दोस्त। इसीलिए आंवला वगैरह, नींबू वगैरह खट्टा चीज़ खाने पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा भी नहीं खाना है, ठीक है। अगला सवाल है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी कि उसमें नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी का। विटामिन सी जब रसदार फलों में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, तो दूध में कहाँ से, दूध में डाल दीजिएगा तो दूध फट के दही बन जाएगा, ठीक। अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो जो रासायनिक नाम है मेरा सब लोग जानते हैं, वो नाम है विटामिन सी का मेरा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर के अगला सवाल की तरफ बढ़ना चाहें, क्वेश्चन नंबर मेरा 80 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है मेरा, ठीक है। जो सवाल ये भी पूछता है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है, याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो जो सेल में पाया जाता है 80% से अधिक वो है मेरा जल, याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल
एवं जीवाणु थे कितने साल पुराना थे, तो इसका कोई पुख्ता अभी जानकारी हमको नहीं मिला है। अगर किसी को इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा करें आप लोग। ठीक, अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो मेरा होती है अंडवाहिनी में। ठीक, अगला सवाल है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज हैं, जो मतलब आज हम लोग हैं वो किसके पूर्वज हैं, क्रोमैग्नॉन मनुष्य के हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पे। ठीक, विकास का मुख्य कारक है दोस्तों, क्या मुख्य कारक है, वो मेरा मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अगला सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ की शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है, जिसके क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं म्यूट्यूलिज्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है दोस्तों। तो कहाँ पे होता है, वो होता है मेरा स्पाइनल कॉर्ड में, कशेरुक रज्जु में होता है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं विकास का कारण है, क्या विकास का कारण है दोस्तों, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन मेरा विकास का कारण है। अगला सवाल है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है। तो एसिटिलीन का भी प्रयोग होता है और एथिलीन का भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें 2 आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है मेरा यहाँ पे कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कौन सा मिलता है दोस्त। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जैसे कि देख सकते हैं बीजों और तना काट से, ये दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं परासरण। ठीक, अगला सवाल है स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 92 कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं। सिंपल सी बात है भैया कि वो सांस नहीं ले पाती है और तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है कि पानी हमसे तो बिछड़ गया। ठीक है, अगर कि आप भी किसी से बिछड़िएगा तो तड़प तड़प के जान नहीं देना है, उसको आपको इंतकाम लेना है, क्या बनकर, IAS बनकर। अगला सवाल है, ठीक, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, जहाँ आप रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आवास बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, या ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक, हैबिटेट। अगला सवाल है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। वो पहचानते हैं अपने गंध से कि कितना दुर्गंध आ रहा है इस मधुमक्खी से, इसको तो हम जानते ही होंगे। ठीक है अगला सवाल है दोस्त कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में जो धातु होती है वो मेरा होती है यहाँ पे लोहा। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जल्द हम लोग 100 के कगार पे पहुंचने वाले हैं। अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी पहले लाइक कीजिए 100 नंबर क्वेश्चन पहुंचने से पहले। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से डायबिटीज़ होता है। तो वो मेरा डायबिटीज़ होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से। ठीक है, जो इंसुलिन होता है दोस्तों वो हमारे शरीर में मधुमेह को नियंत्रित करता है। ठीक, और इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसी के बाद जो हमारा शरीर में ग्लूकोज का भी मतलब नियंत्रण खो जाता है, उसका बैलेंस नहीं हो पाता है, इसीलिए हमको डायबिटीज़ हो जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है ये। अगला सवाल है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो किसके द्वारा होता है, तो एड्स एक विषाणु के द्वारा होता है, ये सब लोग जानते हैं। अगला सवाल है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो HIV वायरस जो है वो एड्स का वायरस है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 आ गए हम लोग कि न्यूमोनिया एक संक्रमण है दोस्तों, किसका संक्रमण है, यानी कि मतलब किसको ये प्रभावित करती है, वो प्रभावित करती है मेरा फेफड़ा को। अगला सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ की स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधाता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें से केवल एक X क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल मेरा है आपके स्क्रीन पर, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है दोस्तों। जो एस्प्रिन है दोस्तों वो मिलती है एक पेड़ से मिलती है। ठीक, अगला सवाल है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो हम वो करते हैं नाइट्रोजन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहे हैं,
104 है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है दोस्तों। जो क्लोरोफिल में पाया जाता है वो पाया जाता है मेरा मैग्नीशियम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पौधे एवं जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, उसको अंग्रेजी में हम बोल देंगे फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 आपके स्क्रीन पर है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं दोस्तों। तो किसकी कमी से ये उगते हैं, वो उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों। तो जो जीवन के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो मेरा हो जाएगा पुष्प। आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ। जीवन चक्र के दृष्टि से पुष्प बहुत इम्पोर्टेंट है और जीवन काल की दृष्टि से पत्ती बहुत मतलब ये है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे जीवन काल हम बोलें तो जीवन काल मतलब हम कब तक जी रहे हैं ये मेरा जीवन काल होगा, और जीवन चक्र मतलब जो आने वाला मेरा बाल बच्चा होगा वो मेरा जीवन काल होगा। तो वो जो डिफाइन मतलब निर्भर करती है किसी पौधे के, वो पुष्प पर करती है। क्योंकि पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का दोस्तों विकास होता है, जिसमें बीज होता है और बीज के बाद पौधा बनता है, ठीक। और जो ये पत्ती होता है, अगर पत्ती को हम नाश कर देंगे तो पौधा को ही नाश हो जाएगा, लेकिन अगर पुष्प को नाश कर देंगे तो पूरा प्रजातीय खत्म हो जाएगा पौधा के। आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो भोजन के भंडारण में भी मदद करता है और उसको पौधे का आकार देने में भी मदद करता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ही सही होगा मेरा। अगला सवाल है दोस्त आपके स्क्रीन पर कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है दोस्तों वो है मेरा सिकोया का वृक्ष। ये इसका जो लंबाई होता है लगभग 115 मीटर लंबाई होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है मेरा दोस्तों कि एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 111 कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों। किस में होता है अधिकतम प्रोटीन, वो होता है मेरा सोयाबीन में, ठीक। अगला सवाल है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो वो प्रवर्धन के लिए किया जाता है तना काट गन्ना का, यानी कि गन्ना का जो खेती किया जाता है वो उसमें कलम लगाया जाता है। कलम मतलब समझते हैं, जिसका ऊपर वाला चीज़ काट, जैसे इतना बड़ा पेड़ हुआ ना तो उसका एक टहनिया काट देता है, यानी कि ऊपर काट के जगह उसको ज़मीन में मतलब गाड़ देता है तो उससे निकल जाता है, वही बोलता है तना काट, ठीक। ये जो गाँव से लोग होंगे सब लोग जानते हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है इसमें कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया कहाँ होता है, तो वो होता है इंडोनेशिया के जंगलों में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसका जो सबसे पहले जो खोज किया गया था 1818 ईस्वी में किया गया था जोसेफ अर्नोल्ड के द्वारा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो ये सब लोग ये सब भी याद रखा कीजिए। अगला है यहाँ पे आपकी मतलब स्क्रीन पर क्वेश्चन दोस्त कि हरिगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो वो किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 115 की डॉक्टरों द्वारा एक अच्छे से पढ़ने दीजिए हमको। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया जो होता है यानी कि के रूप में प्रयोग में होने वाली हास्य गैस है दोस्तों। तो क्या है हास्य गैस, मेरा नाइट्रस ऑक्साइड, सब लोग जानते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है दोस्तों वो क्या है आर्कियोप्टेरिक्स। तो वह एक जुरासिक युग में सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक वर्ल्ड जिन्होंने मूवी हॉलीवुड वाला देखा होगा ना, उसमें ये चीज़ दिखाया गया है आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, ठीक। तो वो सब भी अगर मूवी देख रहे हैं तो उससे अच्छा चीज़ सीखिए, केवल ये नहीं कि हंसी मजाक वाला चीज़ देख लिए कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ दैनिक जीवन में आपकी पढ़ाई लिखाई में। तो ऐसा फिल्म ना देखा कीजिए, ऐसा फिल्म देखिए जिससे आपको देश दुनिया का समझ मिले, जिससे आपका जनरल नॉलेज मजबूत हो, ठीक। अगला सवाल है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं दोस्तों, किस में किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं स्तनी में, ठीक। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। देखिए कितना खतरनाक है, हर साल 5 लाख आदमी की मृत्यु होती है केवल और केवल क्षय रोग से, जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस।
अगला सवाल है यहाँ पे कि रात के समय में सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे बबुआ बिल्कुल मत सोना क्योंकि उस पर डायन रहती है। गांव में यही एक अमूमन देखने को मिलता है दोस्त कि लोग बोलता है ना वो पेड़वा के नीचे मत जाना, उसमें डायन रहता है, वो खा जाएगी तुमको। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पेड़ के नीचे डायन नहीं रहती है, बल्कि रात में जो होता है पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, जिससे हमारे सांस लेने मतलब दुभर हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमको ये बोला जाता है कि पेड़ के नीचे बिल्कुल मत सोना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, इसलिए वहाँ पे डायन और भूत कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठा चीनियाँ कौन है? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, C6H12O6, याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है? तो जैसे कि अभी तुरंत देखें, वो सबसे जो मीठा है वो फ्रुक्टोज है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील हिस्सा, यानी कि जो जीव होता है दोस्तों उसका हर हिस्सा हमारे हर स्वाद को बताने के लिए होता है। तो जो ये पूछ रहा है मेरा कि जो कड़वाहट है जीव में कहाँ जाने के बाद पता चलता है, तो वो पता चलता है पीछे भाग का। अगर कि आप पीछे भाग में किसी चीज़ को खा रहे हैं, नहीं ले जाइएगा तो पता नहीं चलेगा वो कड़वा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 123 में दोस्तों कि मटर पौधा है, मटर पौधा एक झाड़ी है, झाड़ी नहीं है, एक साग बोलते हैं उसको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो ये साग होते हैं दोस्तों ये द्विबीजपत्री होते हैं। जब हम जो एससीईआरटी बुक पढ़ा रहे थे तो उस समय आप लोगों को द्विबीजपत्री क्या होता है, साग क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, सारा कुछ वो सब समझाए हुए हैं। वो वीडियो अभी चैनल पर अपलोडेड है, किसी को देखना होगा तो जाके एससीईआरटी बुक का समरी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम साइंस आप लोग को बताए हुए हैं। अगला सवाल है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? तो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती हैं। फलियां मतलब जो दाल हो गए और मूंगफली हो गए, वो मेरा फलियां में आता है। और कुछ जानेंगे तो मटर हो गए, अरहर हो गए, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, ये सब फलियां हो गए। अगला सवाल है कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, यही देखिए जो SH है ना, यही चैनल के नाम है। SH क्लासेज में आप लोग पढ़ रहे हैं। और सिलेक्शन लेने के बाद ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा सर कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा हो सकता है लास्ट क्वेश्चन ये हो कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो किसकी कमी के कारण होता है? वो मेरा खराबी होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक, अगला सवाल है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? वो हम कहलाते हैं दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता। जो पहले का जो पौधा होता है, पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं? पौधा को बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, ये पौधा को क्या खाएगा? ये पौधा का बकरी खा जाएगा। ठीक है, तो बकरी जो हुआ ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, जिससे ये पौधा खुद से खाना बना रहा है तो ये उत्पादक हुआ। ये बकरी ये पौधा को खा रहा है तो ये प्रथम क्या हुआ? उपभोक्ता हुआ, यानी कि इसका उपभोग कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं ना, बकरियों को खा जाते हैं, अभी पौधों का जैसे मान लीजिए साग वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गया, उसको भी खा जाते हैं। तो हम आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, क्योंकि हम दोनों चीज़ को खा जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोग को देख सकते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। कल से हम लोग जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सारा का सारा मिक्स आप लोग के चलने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर से ज़रूर आपको फीडबैक दें, ताकि अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं उसमें ये सारा चीज़ सुधार किया जा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सिलेक्शन का तो आप टेंशन में मत लीजिए, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है बाबू, ये समझ लीजिएगा। आप लोग बस अच्छे से मतलब तैयारी कीजिएगा। डायरेक्ट मतलब एक अमूमन और एक कट ऑफ लेकर चलिएगा, 70 से 80% लाने का अभी से कोशिश कीजिएगा। कट ऑफ इतना भी नहीं जाएगा, बस हम इतना ही बोलेंगे कि आपका टारगेट जो होना चाहिए 70 to 80% मार्क्स लाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।